हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोग अमेंडमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। और आज हम डिस्कस करेंगे डियर जो हमारा जीएसटी का लास्ट टॉपिक है। जीएसटी में डियर हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मिसलिनियस प्रोविजंस। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, शेयर कर लेता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जीएसटी के अंदर एक एंटी प्रॉफिटरिंग कमेटी बनाई गई थी। मतलब ये एक ऐसी कमेटी होती है डियर जो इस बात पर फोकस करती है। कई बार डियर हमारी कंट्री में क्या होता है, आपने देखा होगा जीएसटी के अंदर जो जीएसटी को लाने का बेसिक लॉजिक था, वो लॉजिक क्या था दोस्तों। जीएसटी को लाने का बेसिक लॉजिक ये था कि जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनकी प्राइस में रिडक्शन आएगा जीएसटी के आने से। ऐसा सभी लोग बोलते हैं कि भाई जीएसटी के आने से प्राइस में रिडक्शन आएगा। क्यों आएगा रिडक्शन डियर? अर्लियर लॉस के अंदर जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, वो कैस्केडिंग इफेक्ट अब खत्म हो जाएगा। रीजन बीइंग, जीएसटी एक ऐसा लॉ है जिसमें यू विल टेक ऑलवेज क्रेडिट। आप किसी भी स्टेट से परचेस करके लाओ या आप उसे किसी भी स्टेट में सेल करो, in both the situations you are eligible to take the credit। दोस्तों, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो जी। तो इसके लिए डियर जब से जीएसटी आया है और गवर्नमेंट ने प्राइजेस को रिड्यूस करवाने की कोशिश करी है, और आपने देखा होगा डियर जो रेट स्ट्रक्चर है वो भी काफी कुछ कॉमन सा कर दिया, रिड्यूस कर दी प्राइजेस। लेकिन डियर हमारे जो बिजनेसमैन लोग हैं वो उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को नहीं दे रहे। मतलब जीएसटी की रेट कम है, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद भी कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो जब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा कस्टमर्स को, जब उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा डियर, तो मुझे बताओ डियर फिर इस जीएसटी को लाने के पीछे क्या मकसद है, क्यों आया जीएसटी। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक कमेटी बनाई। वो कमेटी क्या करती है डियर? वो कमेटी इस बात की निगरानी करती है, मॉनिटर करती है कि हमारी कंट्री में क्या रियली के अंदर जीएसटी का बेनिफिट कंज्यूमर्स को नहीं दिया जा रहा है। तो डियर इसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग। यस। और दोस्तों, इसके अगर आप रूल्स पढ़ोगे स्टडी मटेरियल में तो दैट इज रूल नंबर 128, 129, 132, 133, 137। दोस्तों, ये वो सीजीएसटी रूल्स हैं, ये वो सीजीएसटी रूल्स हैं जहां पर आपको एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो डियर मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि यहां पर जो स्टैंडिंग कमेटी जो इस बात को मॉनिटर करती थी, स्टैंडिंग कमेटी जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जामिनेशन, उसको जहां 2 महीने की समय सीमा मिलती थी, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता था डियर, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। जो 2 महीने की समय सीमा है ना, 2 मंथ्स की, उसे 1 महीने और बढ़ा दिया गया है। मतलब 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है डियर, उसको 1 मंथ इंक्रीज कर दिया गया है, फर्दर बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा डियर कि जो रूल नंबर 128 है, इसके अंदर जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती थी, अच्छा ये शिकायत करता कौन था? हु कंप्लेंट? इंटरेस्टेड पार्टी भी कर सकती थी, कमिश्नर साहब भी कर सकते हैं, और कोई एनी अदर पर्सन भी शिकायत लेकर जा सकता था। किसके पास लेकर जा सकता था? स्टैंडिंग कमेटी के पास लेकर जा सकता था। अच्छा दोस्तों, ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना, स्टैंडिंग कमेटी ये चेक करती थी एक्यूरेसी को, उसके एविडेंस को, एडिक्वेसी को चेक करती थी। और स्टैंडिंग कमेटी के पास 2 महीने की समय सीमा होती थी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन उनको एप्लीकेशन मिल जाती थी स्टैंडिंग कमेटी को, वहां से नियर 2 महीने का समय मिलता था, 2 महीने का समय। तो डियर वो जो 2 महीने का समय था, उस 2 मंथ्स के पीरियड को फर्दर 1 महीने और बढ़ा दिया गया है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग
एज मे बी अलाउड बाई दी अथॉरिटी। तो 2 मंथ्स की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो भी रीजन होंगे कि आपने क्यों बढ़ाया टाइम लिमिट, वो अथॉरिटी वहां पर लिखेगी, वो भी इन राइटिंग में लिखेगी। तो मैं आपको बता दूं डियर कि ये जो 2 मंथ्स का समय सीमा है, ये जो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है, इसे फर्दर 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, इसे फर्दर 1 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और डियर इसके लिए नोटिफिकेशन भी है, नोटिफिकेशन नंबर 31/2019। ये वो नोटिफिकेशन है डियर जहां पर समय सीमा को बढ़ाने के लिए चेंज किया गया है लॉ में। दूसरा डियर एक चीज और बताऊं, वहां पर आप देखोगे कि स्क्रीनिंग कमेटी भी होती थी, और जो स्क्रीनिंग कमेटी होती थी डियर, वो लोकल नेचर के इश्यूज को एग्जामिन करती है, एंड दोज फॉरवर्डेड बाय द स्टैंडिंग कमेटी। तो दोस्तों रूल नंबर 128 में एक अमेंडमेंट किया गया है। क्या अमेंडमेंट किया गया है जी? चलो डियर मैं आप लोगों को पहले ओल्ड लॉ भी बता देता हूं। दोस्तों यहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है, यहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वो जो स्क्रीनिंग कमेटी है डियर, यहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है, यूज टू एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑन इश्यूज ऑफ लोकल नेचर ओनली। स्क्रीनिंग कमेटी केवल उन मैटर्स को, उन एप्लीकेशंस को एग्जामिन करती थी जो लोकल नेचर के मैटर हैं, एंड देयर वाज नो टाइम लिमिट फॉर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन टू स्टैंडिंग कमेटी फॉर फर्दर एक्शन। दोस्तों स्क्रीनिंग कमेटी केवल लोकल नेचर के मैटर्स को ही कंसीडर करती है, जिस स्टेट का मामला है उसी के मैटर को कंसीडर करती है, और उसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी कि वो अपनी एप्लीकेशन को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे। स्टैंडिंग कमेटी बड़ी कमेटी है फॉर फर्दर एक्शन। अब डियर इन्होंने चेंज कर दिया लॉ में। अब रूल नंबर 128 में हो गया है चेंज, और वो चेंज क्या है डियर मैं बता दूं। रूल नंबर 128 हैज बीन अमेंडेड to provide that all applications from interested party on issues of local nature as well as those forwarded by the standing committee shall first be examined by the state level screening committee। दोस्तों स्क्रीनिंग कमेटी केवल लोकल मैटर्स को ही नहीं देखेगी। अगर कोई मैटर लोकल नहीं है और स्टैंडिंग कमेटी ने उसके पास भेजा है तो वो उसको भी देख सकती है। यस, और स्क्रीनिंग कमेटी के पास अब समय सीमा है 2 महीने की फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसको फर्दर 1 महीने और बढ़ाया जा सकता है, और वो इसके ऊपर जो भी उसके पास एविडेंस कलेक्ट हुए हैं डियर, अब उस मैटर को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजेगी फॉर फर्दर एक्शन। तो कुल मिलाकर बात यह है जी, पहले स्क्रीनिंग कमेटी केवल लोकल नेचर के इश्यूज को ही देखती थी, अब वो उन इश्यूज को भी देखेगी जो उसको स्टैंडिंग कमेटी से फॉरवर्ड हुए हैं, है ना। और उसके लिए समय सीमा कर दी गई है 2 महीने, ठीक है जी, और इसको 1 महीने और भी बढ़ाया जा सकता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है डियर, वो भी मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन बाय डीजीएपी इंक्रीज फ्रॉम 3 months to 6 months। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन बाय डीजीएपी इंक्रीज फ्रॉम 3 months to 6 months। डियर ये डीजीएपी कौन होता है? डीजीएपी डियर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और डीजीएपी का फुल फॉर्म है डियर डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग। डीजीएपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग। हां जी, रूल नंबर 129 जब आप लोग पढ़ते हो डियर आप अपने स्टडी मटेरियल में से, उसमें यह लिखा है डियर कि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, अगर उसको लगता है कि देयर इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस, अगर स्टैंडिंग कमेटी को लगता है कि कोई प्राइमा फेसिया एविडेंस है जहां पर यह शो होता है कि सप्लायर ने बेनिफिट रेसिपिएंट को नहीं दिया, तो स्टैंडिंग कमेटी वो मैटर डीजीएपी के पास भेजती है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखो कोई भी मैटर डायरेक्ट डीजीएपी के पास नहीं जाता, वो मैटर जो स्टैंडिंग कमेटी चेक कर लेगी, उसे ऊपर से लगेगा कि हां भाई ये मैटर सही लग रहा है, कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं दिया गया है, उन्हीं मैटर्स को डीजीएपी के पास भेजा जाएगा।
उन्हीं मैटर्स को डीजीएपी के पास भेजा जाएगा फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, ये जो डीजीएपी होता है, ये जो डीजीएपी होता है, ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा। डीजीएपी जो होता है ना, ये इन्वेस्टिगेशन को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स डीजीएपी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है जी। तो डीजीएपी को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही उसको स्टैंडिंग कमेटी से रिसिप्ट मिलेगी एप्लीकेशन की, वहां से डीजीएपी इस इन्वेस्टिगेशन को कर देगा कंप्लीट। सो नाउ द सेड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हैज बीन एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स। दोस्तों, 3 महीने से बढ़ाकर इसे 6 महीने कर दिया गया है। ठीक है जी। तो 3 महीने का समय होता था, वो 3 महीने से अब इसको 6 महीने कर दिया है। मतलब डीजीएपी को ज्यादा समय दे दिया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो दोस्तों, स्टैंडिंग कमेटी हर मैटर खुद नहीं देखती थी, उसको प्राइमा फेसिया लगता था तो वो डीजीएपी के पास भेजती थी, और डीजीएपी उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके वापस मैटर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजता था। लेकिन वो जो समय 3 महीने होता था, 3 मंथ्स, उसे डियर बढ़ाकर 6 मंथ्स कर दिया गया है। ओके सर। So now DGAP has to complete the investigation within a period of 6 months. दोस्तों, यहां डीजीएपी को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रेफरेंस फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी विच इज फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 3 मंथ्स। सो डीजीएपी अब 6 महीने में काम कंप्लीट करेगा, है ना। लेकिन डियर, अगर डीजीएपी को लगता है कि यार 6 महीने में काम कंप्लीट नहीं हो सकता, तो 6 मंथ्स तो उसके पास ओरिजिनल पीरियड है ही, एज वेल एज डियर उसको 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ओरिजिनल जो टाइम पीरियड है वो तो 6 मंथ्स है ही डियर, उस 6 महीने की समय सीमा को 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। मतलब ये कुल मिलाकर 9 महीने तक जा सकता है। इट इज अ नोटिफिकेशन नंबर 31/2019। इसके अलावा दोस्तों, मिसलीनियस वाले टॉपिक में एक और अमेंडमेंट है, अथॉरिटी इंपावर्ड टू समन पर्संस। अथॉरिटी इंपावर्ड टू समन पर्संस। ये जो अथॉरिटी होती है, कौन सी अथॉरिटी? In addition to DGAP or other authorized officers, the authority has also been empowered to summon any person. भाई वो चाहे स्क्रीनिंग कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, डीजीएपी हो, कोई भी हो डियर, जो एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि किसी पर्सन को बुलाकर समन इशू करना है, उससे कोई जानकारी लेनी है, उससे कोई एविडेंस लेना है, उससे कोई डॉक्यूमेंट लेना है, कोई भी चीज लेनी है, तो डियर उससे बुलाकर इंक्वायरी की जा सकती है, एज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ सिविल कोर्ट। जैसा सिविल कोर्ट को पावर होते हैं ना डियर, जैसे सिविल प्रोसीजर जो कोड होता है 1908, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बना हुआ है, उसमें जो पावर्स होते हैं, डियर, वो सारे पावर्स यहां पर भी दिए गए हैं। यस, वो यहां पर भी दिए गए हैं। तो वो सारे पावर जो डियर एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर होते हैं, वो सारे पावर डियर यहां अथॉरिटीज को भी दिए गए हैं। अथॉरिटीज कर सकती है डियर ऐसा। आई थिंक डियर आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और इसके लिए भी बकायदा नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 यहां पर गिवन है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट फॉर पासिंग द ऑर्डर बाय द अथॉरिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी डियर, अथॉरिटी जो फाइनल ऑर्डर पास करेगी डियर, डीजीएपी से रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया,
तो अथॉरिटी को ऑर्डर पास करना पड़ता था रूल 133 में डियर, याद करो। और जब उसको डीजीएपी से डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिल जाती थी, क्योंकि वो डीजीएपी के पास पहले इसीलिए भेजती थी कि भाई डीजीएपी उसको फाइनल कंक्लूड करेगा, और डीजीएपी ऑर्डर पास नहीं करता है, डीजीएपी रिपोर्ट बनाकर कमेटी को देता है। तो कमेटी उसका जो फाइनल निर्णय है वो 3 महीने में लेती थी डियर। उस 3 महीने की समय सीमा को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया है, क्योंकि डियर हमारी कंट्री में ये जो एंटी प्रॉफिटरिंग वाले मेजर्स हैं, केसेस हैं, वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं, रेगुलर उनमें इंक्रीज देखा गया है। तो डियर वहां पर मैं आपको बताऊं, टाइम लिमिट फॉर पासिंग दी ऑर्डर, टाइम लिमिट फॉर पासिंग दी ऑर्डर उसको 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है, 6 मंथ्स कर दिया गया है। सो दिस इज अ नोटिफिकेशन नंबर 31/2019। ओके सर। इसके बाद डियर हम जाते हैं पॉइंट नंबर 6, जो एक अलग अमेंडमेंट है मिसलीनियस वाले टॉपिक का। अथॉरिटी में सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डीजीएपी ऑन हिज रिपोर्ट। अथॉरिटी में सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डीजीएपी ऑन हिज रिपोर्ट। दोस्तों ये जो रूल नंबर 133 है, अथॉरिटी कैन नाउ सीक ए क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डीजीएपी। अथॉरिटी जो होती है डियर वो डीजीएपी से क्लैरिफिकेशन मांग सकती है ना, ऑन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट बाई इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एज टू वेदर द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन हैज बीन। मतलब कुल मिलाकर डियर अथॉरिटी क्लैरिफिकेशन मांग सकती है डीजीएपी से। अगर डीजीएपी ने कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की है, तो उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में डीजीएपी ने जिन पॉइंट्स को उठाया है उन पर अथॉरिटी को क्लैरिफिकेशन लेने का पावर दे दिया गया है। पहले शायद ये पावर नहीं था, अब अथॉरिटी को ये पावर दे दिया है कि वो डीजीएपी से क्लैरिफिकेशन मांग सकती है। ये तो छोटा ही अमेंडमेंट है। पॉइंट नंबर 7 डियर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिटेड अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड अलोंग विद इंटरेस्ट। ये नाम आपने डियर कई बार सुना होगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अच्छा दोस्तों, ये जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है, इसके अंदर पैसे जमा कराए जाते हैं, पता है आप लोगों को? अरे भाई, अगर रिफंड का केस बनेगा और रिफंड का केस ऐसा है कि वहां पर जिसको रिफंड मिलना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, वो रिफंड क्लेम कर नहीं रहा, क्योंकि डियर अगर सप्लायर ने टैक्स का बर्डन आगे पास ऑन कर दिया है तो सप्लायर को तो रिफंड हम दे नहीं सकते। हम रिफंड किसको देते हैं डियर? जिस पर उसका बर्डन आया है। अच्छा, जिस पर बर्डन आया है वो कंज्यूमर वहां पर नहीं है, तो आपको पता है डियर वो पैसे कहां जमा होते थे? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होते थे। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, अगर सपोज करो एंटी प्रॉफिटिंग जो कमेटी होती है उसने अगर फाइनल ऑर्डर पास कर दिया कि भाई कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं दिया गया है और अब बिजनेसमैन से उसकी रिकवरी की जा रही है, उस बेनिफिट की जो रेट ऑफ ड्यूटी में रिडक्शन के कारण था वो बेनिफिट अगर नहीं दिया है, तो जब उसकी रिकवरी होगी तो डियर आपने पढ़ा था कि वो पैसे या तो कंज्यूमर को दो, पर कंज्यूमर इज नॉट आइडेंटिफाइड, तो वो पैसे डियर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होते थे। अच्छा, 50% जो पैसा होता था वो सेंट्रल के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, और 50% जो होता था डियर वो स्टेट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होता था, क्योंकि एलिजिबल पर्सन डज नॉट क्लेम द रिफंड और इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। ये बात आपने पहले से पढ़ी थी डियर, एज पर रूल नंबर 133। डियर इसमें चेंज क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर चेंज ये है, यहां पर चेंज ये है डियर, मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर चेंज क्या है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि यहां 50% पैसा स्टेट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होगा और 50% पैसा सेंट्रल के कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होगा। यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हो डियर। यहां पर एक्चुअली जो अमेंडमेंट हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो क्या हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर केवल अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा, उस अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट भी कलेक्ट किया जाएगा। वो जो अमाउंट है दोस्तों, उसके साथ में इंटरेस्ट भी कलेक्ट किया जाएगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 18%।
यहां पर जो ब्याज लगाया जाएगा, जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा, दिस इज 18%, 18% ब्याज लिया जाएगा डियर, फ्रॉम दी डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दी हायर अमाउंट। और ये 18% पर एनम का जो इंटरेस्ट है ये भी उस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होगा। लेकिन सर ये लगाया कहां से जाएगा, तो मैं बता दूं, ये 18% लगाया जाएगा फ्रॉम दी डेट ऑफ कलेक्शन, फ्रॉम दी डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दी हायर अमाउंट, फ्रॉम दी डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ दी हायर अमाउंट टिल दी डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच अमाउंट। मतलब आपसे जिस समय कलेक्शन किया गया था, मतलब जिस समय व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने, सप्लायर ने ये टैक्स का पैसा लिया था, वहीं से इंटरेस्ट लिया जाएगा उससे, क्योंकि वो उस पैसे को तब से यूज ले रहा है। और आज जब तक वो उसको रिफंड नहीं कर देता, जमा नहीं करा देता, तब तक ये इंटरेस्ट लगेगा, पर डे इंटरेस्टेड ईयर, एंड द रेट इज 18% पर एनम। ठीक है जी, तो ये एक अमेंडमेंट है, दिस इज बाय नोटिफिकेशन 31/2019। दोस्तों एक और अमेंडमेंट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैटर अदर देन दोज कवर्ड इन रिपोर्ट ऑफ डीजीएपी, अ न्यू सब रूल 5 हैज बीन इंसर्टेड इन रूल 133। दोस्तों एक नया सब रूल यहां पर इंसर्ट किया गया है 133, इज टू प्रोवाइड दैट वेयर अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द डीजीएपी, अगर सपोज करो जी कमेटी को रिपोर्ट मिल गई डीजीएपी से, एंड अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव दैट देयर हैज बीन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171 इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज करो जी डीजीएपी ने रिपोर्ट बना के दे दी किसी मैटर पे, और वहां पर यह प्रूव हो जाता है कि जो बिजनेसमैन है, जो सप्लायर है, उसने एंटी प्रॉफिटरिंग जो मेजर्स हैं डियर, जो प्रॉफिट का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो पास नहीं किया, तो डियर अगर अथॉरिटी को लगता है कि उस पर्सन जिसकी रिपोर्ट बनाकर दी गई है उसके अदर मैटर्स में भी अगर उसको डाउट लगता है अथॉरिटी को, तो उन मैटर्स को भी वहां पर कवर किया जाएगा। मतलब जिस मैटर में ये केस गया था वो मैटर तो है ही, साथ में दूसरे मैटर्स को भी कवर कर लेंगे डियर। मैं पढ़ के सुनाता हूं डियर क्या लिखा हुआ है। वेयर अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव दैट there has been contravention of the provisions of section 171 in respect of goods and or services other than those covered in the said report, it may for reasons to be recorded in writing within a period of 6 months, within a period of 6 months, 6 महीने की समय अवधि है डियर, direct the DGAP to cause investigation or inquiry with regard to such other goods or services. So such investigation or inquiry shall be deemed to be a new investigation. तो भैया जो मैटर उस रिपोर्ट में कवर थे उस पे तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो मैटर उस रिपोर्ट में कवर नहीं भी हैं, लेकिन अगर अथॉरिटी को कुछ डाउट लगता है तो वो विद इन 6 मंथ्स डीजीएपी को डायरेक्शंस दे सकती है कि उन अदर मैटर्स में भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इंक्वायरी की जाए। और मैं बता दूं डियर, वो जो अदर मैटर्स होंगे उन पर जब कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जाएगी, वो जो अदर मैटर्स होंगे डियर, जिन पर वो जो न्यू इन्वेस्टिगेशन है, वो जो न्यू इंक्वायरी वाले मैटर्स हैं डियर, उन पर जब कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होगी, देन ऑल दी प्रोविजंस ऑफ रूल 129, देन ऑल दी प्रोविजंस ऑफ रूल 129 shall mutatis mutandis apply to, mutatis mutandis का मतलब होता है as the case may be, as the case may be नहीं, as it is, जैसे पहले थे, to such investigation, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन एक नई इन्वेस्टिगेशन मानी जाएगी डियर, उसको पहले वाली इन्वेस्टिगेशन में मर्ज नहीं करेंगे। आई थिंक डियर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। यस सर। द लास्ट अमेंडमेंट ऑफ दिस मिसलिनियस टॉपिक इज टिन्योर ऑफ द अथॉरिटी। डियर आपको पता है जो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बनाई गई थी, इसको 2 साल के लिए बनाया गया था। 2 साल का मतलब 1 जुलाई 17 से और ये समझ लो जी 30 जून 2019 तक के लिए बनाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था भाई 2 साल में ही ऐसे केसेस आएंगे जहां बेनिफिट कंज्यूमर्स को नहीं दिया जाएगा।
दोस्तों इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, 4 इयर्स। हाँ जी, मतलब अब 1 जुलाई 2017 से ये टाइम पीरियड 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। 2 साल की जगह अब इस टाइम पीरियड को 4 साल तक बढ़ा दिया गया है बाई द नोटिफिकेशन नंबर 33/2019। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ये हमारा जीएसटी का जो मिसलिनियस टॉपिक है डियर, उसकी अमेंडमेंट क्लास है। अमेंडमेंट क्लासेस पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट करिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे डियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, ऐसे नए वीडियोस डियर आपको और देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।